हेलो एवरीवन, मेरा भी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप सभी पता था कि हम लोग आज की क्लास में 8वीं यूनिट को स्टार्ट करने वाले होंगे, जिसका नाम होगा सर प्लांट पैथोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, जिसका नाम होगा आपका लेट ब्लाइट पोटैटो। ठीक, इस लेट ब्लाइट पोटैटो के अंतर्गत हम देखने वाले होंगे सर इससे होने वाली कौन कौन किसके माध्यम से इसका वेक्टर किसके थ्रू ये बीमारी कॉज होता है, इसके ऊपर हम लोग बेसिकली बात करने वाले होंगे। ये आपके प्लांट पैथोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट डिजीज होता है, जहां से हर साल एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा होता है आपके पोटैटो के ऊपर। ठीक है, तो लेट ब्लाइट पोटैटो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला होगा। अच्छा सर, नाम को देखते हैं, नाम को पहले डिकोड करेंगे और आज के बाद कोई भी आपसे प्लांट पैथोलॉजी का ये टॉपिक आपसे पूछता है प्लांट लेट ब्लाइट पोटैटो, आप उस कॉन्सेप्ट को तुरंत बता पाओगे। सर क्या क्या पॉइंट होगा? सर सबसे पहले आप पॉइंट ये देखिएगा कि जब भी हम लेट ब्लाइट पोटैटो की बात करते हैं, जैसे कि आप कुछ लोग कोई लोग गांव से बिलोंग करते होंगे, उनको आसानी से डिकोड कर पाओगे। जैसे गांव में अब ठंडी का मौसम आ गया, अब अपने छोटे से बगान का इन द सेंस अपने गार्डन में क्या करेंगे, आलू की बुआई कर देंगे। या फिर कुछ ऐसे भी रहने वाले व्यक्ति होंगे जिनका काफी ज्यादा अमाउंट में खेती होगा, सर आलू की ही खेती होती है। ठीक, फसल हम लगा दिए खेती आलू की। अब आलू के फसल में हम अच्छे से दवाई दिए, सब चीज पानी उतनी आराम से दिए और फसल एकदम अच्छे से ग्रो कर गया। फसल ग्रो किया सर, स्टार्टिंग के फेज में फसल खूब अच्छा लगा, लेकिन जैसे जनवरी फरवरी का मंथ आता है, जनवरी का एंड का फरवरी का फर्स्ट वीक में, उस समय जो ठंडी होती है एकदम पीक लेवल पे चल रही होती है। स्पेशली अगर बात करते हैं दिसंबर जनवरी में, ठंडी एकदम पीक लेवल पे चल रही होती है। उस दौरान देखते हो सर आलू सूख जाता है। बोलते हैं लोग क्या कि आलू में पल्ला लग गया है, आलू को पल्ला मार दिया है कि यहाँ पे ठंडी की वजह से ये आलू का फसल जो था मेरा खराब हो गया। क्या इसके पीछे ठंड का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है या फिर किसी और का हाथ होता है? इसके ऊपर हम बेसिकली बात करने वाले होंगे। ठीक है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं सर लेट ब्लाइट पोटैटो, यानी कि आलू का फसल लगा, लेकिन फसल लगने के बाद अब उसमें आलू लगना स्टार्ट हो रहा था, तभी ये क्या होता है सर, ये पूरा पानी खत्म हो जाता है, पूरा खेल खत्म। तो इसके पीछे बेसिकली फंजाई का हाथ होता है, फाइटोप्थोरा जो होता है फंजाई, उसका हाथ होता है। अब ये सर जनवरी और फरवरी या कह लें सर दिसंबर जनवरी में ही क्यों ये काम कर रहा है, और पहले कर सकता था? तो आपको पता था, जब भी हम लोग फंजाई पढ़े थे पिछले क्लासेस में, आपको बताया था सर फंजाई कैसे ग्रो करता है, जब उसका ऑप्टिमम कंडीशन मिलता है तब ग्रो करता है। जैसे कि हम बहुत बात करें सर ठंड इन्वायरमेंट में वो आसानी से ग्रो कर जाता है। ठीक है, तो ठंडी इन्वायरमेंट में ग्रो करेगा फाइटोप्थोरा, तो जब ठंडी का लेवल एकदम पीक लेवल पे चल रहा होता है, उसी समय ये ग्रो करता है और पूरे आलू के फसल को तहस नहस कर देता है। ठीक, तो इसके ऊपर हम बात करने वाले होंगे, 1 to 1 पॉइंट लेके इस पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको, जैसे पहले हम बताते आ गए सर, जब भी हम कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम इसका वेटेज की बात करते हैं। सर एग्जाम में कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो जो लेट ब्लाइट पोटैटो होता है, यहां से 3 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने के सर? 3 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है सर, आपका जब डिस्क्रिप्टिव मोड में एग्जाम होता है तो ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग में पूछ लिए जाते हैं। किसमें पूछे जाते हैं सर? लॉन्ग टाइप में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो उसको हम देखते हुए सर क्या करेंगे, यहाँ पे लेट ब्लाइट पोटैटो को पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। सर कहाँ कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, कौन कौन से टर्मिनोलॉजी होंगे जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चाहे आपके एमसीक्यू में या इवन वाइवा में भी कभी काल आपसे एग्जामिनर ये पैथोजन के बारे में, इस पैथोलॉजी के बारे में बात कर लेता है, डिजीज के बारे में। ठीक है, तो चलिए बिना क्लास को डिले किए हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आई होप कि आप लोग क्लास में पेन पेपर फोकस लेके तैयार हो गए होंगे, जिससे पूरी कॉन्सेंट्रेशन आपकी क्लास पर रहेगी। और यहाँ पे जितनी भी बातें आपको बताएंगे, समझाएंगे, नोट कराएंगे, अपने सभी कॉपी में अपने नोट करते चलोगे। और ये पीडीएफ जैसे ही आपको बैच में मिलेगा, आप लोग वहां से अपने नोट्स को कंप्लीट कर लो। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं अपना पहला स्लाइड। सबसे पहले आता है सर लेट ब्लाइट डिजीज। ये कॉज कैसे होता है ना, किसके माध्यम से कॉज होता है? तो अभी हम लोग देख लिए सर, फंजाई के माध्यम से ये कॉज होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सर किसकी, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी सिम्टम्स क्या होती है, लक्षण कौन कौन से होते हैं, कितने साइकिल में परफॉर्म होते हैं, और फिर ये इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इसकी बातें हम लोग यहाँ पे देखने वाले होंगे, समझने वाले होंगे। ठीक है, किसके बारे में सर? लेट ब्लाइट डिजीज के बारे में। सबसे पहले सर ये लेट ब्लाइट जो डिजीज होता है, ये आपका सीरियस डिजीज होता है। और ये किसके माध्यम से कॉज होता है? तो इसको कॉज करने वाला किसका हाथ होता है सर? फंजाई का हाथ होता है। ये बात आप अपने कॉपी में गांठ बांध करके जल्दी से नोट कर लीजिएगा। क्या नोट कीजिएगा सर? जब भी हम लेट ब्लाइट पोटैटो की बात करते हैं तो एक तरह का ये सीरियस फंगल डिजीज होता है। क्या होता है सर? सीरियस फंगल डिजीज होता है,
जो कि प्लांट में प्लांट की जो फैमिलीज हम बात करते हैं सर सोलिनेसी फैमिली के मेंबर्स पे ये स्पेशली कॉज कर रहा होता है। सोलिनेसी फैमिली याद करो, आलू टमाटर के मेंबर जिस फैमिली में बिलोंग करते हैं उसी को सोलिनेसी फैमिली के नाम से जानते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर जो लेट ब्लाइट पोटैटो होता है ये किस फैमिली के कोई मेंबर्स को ज्यादातर कॉज कर रहा होता है? तो बताओगे सर ये जो फंगल डिजीज होता है ये आपके किसको, सोलिनेसी फैमिली के मेंबर में ये इंफेक्शन कॉज कर रहा होता है। स्पेशली हम किसकी बात करते हैं सर, आलू की बात करते हैं, पोटैटो की बात करते हैं, स्पेशली हम टमाटर की बात करते हैं। और ये फसल ठंड के मौसम में पल्ला लग जाता है, बोलते हैं ना पल्ला मार दिया, लेकिन पल्ला नहीं मारा, वहां पे फंजाई वहां पे ग्रो कर गया और फंजाई ग्रो होने की वजह से ये क्या होता है, ये फसल जो होता है पूरी तरह से खराब हो जाता है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं सर, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां देखने को मिलता है? तो सबसे पहले बताओ सर इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वर्ल्ड वाइड देखने को मिलता है, यानी कि हम अपने वर्ल्ड में कहीं भी हम आलू का फसल लगा दें, अगर वहां पे ठंड इन्वायरमेंट है तो जाहिर सी बात है ये फंजाई वहां पे ग्रो कर जाएगा, फाइटोप्थोरा। ठीक है, तो ठंड इन्वायरमेंट में ये जल्दी से जल्दी क्या करता है अपने मतलब ये ग्रो करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रख रहा होता है आगे। ठीक है, ये जो कहां ग्रो करेगा सर, क्रॉप्स पे ड्यूरिंग द रेनिंग, जैसे अभी का जो बरसात वाला समय, अभी बरसात का तो मौसम है नहीं, ठंडी का मौसम आ गया, खैर कर सकते हैं सर जो बरसात और मौसम ठंडी का मौसम, अगर इस समय भी फसल लगा होगा बरसात और ठंड वाला जो है इसमें भी ये ग्रो कर जाता है, या फिर दिसंबर जनवरी वाला जो मंथ होता है वहां पे भी ये क्या करता है अपने आप को ग्रो करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम बात करते हैं सर इसकी डिस्कवरी किसने किया था। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी किसने किया था, तो यहाँ पे एक नाम आते हैं, एक चाचा साहब आते हैं, उनका वो आयरलैंड से बिलोंग करते थे, है ना, और आयरलैंड आपको पता है सर ये ठंड वाले इन्वायरमेंट में है। ठीक है, आयरलैंड में बिलोंग करते थे और उनका नाम था सर इरिस फैमिनी। क्या नाम था उनका, इरिस फैमिनी। वो सबसे पहले ये आउटब्रेक, ये डिजीज को बता रहे होते हैं कब, 1845-1850 के आसपास में, 1845-1850 के आसपास में उसको एग्जामिन करते हैं और फिर इसके बारे में पूरी कॉन्सेप्ट तक पहुंचते हैं। उस समय क्या हुआ, किल्ड ओवर द 1 मिलियन पीपल, और इस बीमारी फंजाई वाले आलू को जितने पर्सन खाए थे अराउंड 1 मिलियन पीपल की क्या हो गई सर, बीमारी की वजह से डेथ हो गई। कब, 1845-1850 के आसपास। यहाँ पे हिंदी में देख सकते हैं, आयरलैंड में 1845-1850 के दौरान इस बीमारी के फैलने से जो अकाल पड़ा था उसमें 10 लाख से ज्यादा लोगों की क्या हो गई सर, मारे गए, इसके फीडिंग करने की वजह से। तो ये लेट ब्लाइट पोटैटो के बारे में आप ध्यान सकते हो। अच्छा ध्यान से फिगर में डायग्राम को अगर देखोगे तो आपको लेट ब्लाइट पोटैटो का यहाँ पे डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है। जैसे ये देखो आलू है, ये आलू क्या है सर, ये आलू का फसल लग गया था, लेकिन अब इसमें जैसे ट्यूब लगना स्टार्ट हुआ इसमें क्या होगा सर, बीमारी पकड़ लिया, फंजाई पकड़ लिया। अब इसका कलर देखो, स्पॉट्स यहाँ पे देखने को मिल गए, स्पॉट्स बनते हुए हमको देखने को मिल गए। जैसे कि ये बैंगन की बात करें, बैंगन अब क्या है सर, यहाँ पे ये भी सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। बैंगन अब जैसे ही ग्रो कर रहा है, इसमें फ्रूट्स अब डेवलप करने वाला हुआ, ये फिर क्या होगा सर, इसमें फंजाई लग गया। ठीक, अब इसी तरह हम बात करें सर आपका ये टोमेटो का जो डंटी होता है ना, स्पेशली टमाटर का जो डंटी होता है उसमें ये क्या होता है सर, कॉस होता है। और स्पेशली हम टमाटर की फ्रूट की बात करते हैं तो देख सकते हो सर टमाटर सड़ रहा है, खराब हो रहा है, ये कंडीशन आपको देखने को मिल गया। ठीक है, तो ये क्या है सर, लेट ब्लाइट डिजीज का आपका सिम्टम्स देखने को मिल रहा है सर। ये किस टाइप के सिम्टम्स आपको देखने को मिलता है, कुछ इस तरह का आपको सिम्टम्स देखने को मिल जाएगा। आगे अब बात करेंगे इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन होता है लेट ब्लाइट डिजीज के लिए, इनकी लेट ब्लाइट के रोग का कारक जीव कौन होता है। तो आपको पता है सर ये किसके थ्रू कॉज होता है, ये पैथोजन के थ्रू कॉज होता है। उस पैथोजन का नाम क्या था, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। काफी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट होगा आपके एमसीक्यू के लिए, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बताओ कि ये किसके थ्रू कॉज होता है, ये किसके थ्रू कॉज होता है, तो बताओगे सर क्या, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। क्या बताओगे सर, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के नाम पैथोजन के माध्यम से इसकी कॉजमेंट देखने को मिल रही होती है, इसकी कॉजमेंट देखने को मिल रही होती है। विच बिलोंग टू, ये किससे बिलोंग करता है सर, फैमिली पैरेनोस्पोरेंसी। किस फैमिली से बिलोंग करता है ये फंजाई, पैथोप्थोरा। तो बताओगे सर ये जो बिलोंग करता है सर आपका, बताओगे सर पैरेनोस्पोरेंसी से बिलोंग करता है, पैरेनोस्पोरेंसी से बिलोंग करता है। और ये किस क्लास से बिलोंग करता है, फैमिली हो गया। क्लास की बात करते हैं ऊमाइसिटीज से, फाइलम की बात करते हैं ऊमाइकोटा से, और ये किस किंगडम से बिलोंग करता है, तो क्रोमिस्टा से। तो ये पूरा आप सीक्वेंस
क्लासिफिकेशन आप फाइटोप्थोरा के बारे में बता सकते हो कि सर इसका जीनस क्या था, स्पीसीज क्या था, किंगडम क्या था, ऑर्डर क्या था, क्लास क्या था, फैमिली क्या था, है ना, ये सभी बातों को यहाँ से बता सकते हो। तो ये बात ध्यान रखना, जब ये लेट ब्लाइट पोटैटो के बारे में आपको लिखने के लिए आता है तो आप इसको यहाँ बता सकते हो। अच्छा, एमसीक्यू वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा, आपके सिलेबस में तो नहीं है लेकिन हाँ पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, एग्जामिनर का एकदम हक है पूछने का, आपसे पूछेगा। क्यों पूछेगा, ध्यान देना, क्या पूछेगा, एक दो टाइप के डिजीज होता है आपके आलू में। पहला होता है सर, वो बता दे सर आपका अर्लियर ब्लाइट पोटैटो। क्या बताओगे सर, अर्ली ब्लाइट पोटैटो। ये बेसिकली आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ब्लाइट पोटैटो, लेकिन आप इसको नोट कर लो, आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। और एक अभी आपके सिलेबस में है लेट ब्लाइट पोटैटो, ब्लाइट पोटैटो, ठीक है। अब ये दोनों कॉज होने किसके माध्यम से कॉज होता है ये पूछा जाएगा। जब भी हम बात करें सर अर्लियर ब्लाइट की, तो अर्लियर ब्लाइट किससे होता है सर, ये अल्टरनेरिया से होता है। किससे होता है, अल्टरनेरिया से ये कॉज होता है, अल्टरनेरिया से ये कॉज होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। लेट ब्लाइट पोटैटो की बात करें, जो कि अभी हम बात कर रहे हैं, तो फाइटोप्थोरा से होता है। किससे होता है सर, फाइटोप्थोरा से होता है, फाइटोप्थोरा इन पेस्टिस्टेंस, ठीक है। इससे क्या होता है सर, ये कॉस्ट यहाँ पे हो रहा होता है, ठीक। तो ये दोनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्यों इंपॉर्टेंट होगा, आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट होगा। किसके लिए इंपॉर्टेंट होगा सर, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ये दोनों पॉइंट को अपनी कॉपी में जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिएगा। फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट एक बात बता दें सर, अभी तक जितने बच्चे क्लास से नहीं जुड़े हो, बैच से नहीं जुड़े हो, थ्योरी क्लासेस नहीं पढ़ रहे हो, और उनको पता है भैया आपके 15 से 20 तारीख नवंबर से आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है, क्योंकि अब समय बहुत ही कम बचा है, 10 से 15 दिन, कम से कम 10 से 15 दिन है आपके पास, और 10 से 15 दिन में भी आपको बैच से ज्वाइन होके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ के अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। मेरे पे विश्वास रखना, अपने पे विश्वास रखना, बैच से ज्वाइन हो जाइए, सारथी बैच से। टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, है ना, आप वहां से अपने आप को रजिस्टर करके या अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ, ये सभी टॉप सिलेबस के ऊपर, सभी सब्जेक्ट के ऊपर अपने कॉन्सेप्ट को अच्छी पकड़ बना सकते हो अपने थर्ड सेमेस्टर में, जहां पे आपको थ्योरी क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, क्लासेस मिल रहे होंगे, ठीक है। अब तो बशर्ते आपको जो भी क्लासेस मिलेगा रिकॉर्ड मिला, क्योंकि हम वहां पे 7 यूनिट तक अपनी क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। 8वां यूनिट बचा, जो कि आज हम लोग स्टार्ट कर लिए हैं 8वां यूनिट, और 5 से 10 दिन में उसको भी हम लोग खत्म कर देंगे। फिर हम लोग 6 यूनिट तक प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, और बाकी ओवरऑल प्रैक्टिस, एमसीक्यू, थ्योरी, वो सब हम लोग करने वाले हैं बैच में। तो अभी भी मौका है, आप ज्वाइन हो जाइएगा। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम लोग चल ही रहा है, शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट सर, पर्सनल मेंटरशिप मिलता है आपको किसी भी टॉपिक पे, किसी भी सब्जेक्ट से डाउट है, अपने पर्सनल मेंटर से कनेक्ट होइए, 24/7 अपने डाउट को यहाँ पे क्लियर करते रहिए, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटी मिलती है, आप आराम से अपने बैच से ज्वाइन होइए और क्लास को कंटिन्यू कीजिए, ठीक है भाई। चलो आगे बात करते हैं सर, ये कॉसल एजेंट की बात तो कर लिए सर, ये कॉस किसके थ्रू होता है, तो फाइटोप्थोरा के थ्रू होता है कॉस, जो कि क्या होता है सर, फंजाई ग्रुप से बिलोंग करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। अगला बात करें सर, यहाँ पे सिम्टम क्या होता है भैया, यहाँ पे कौन कौन से लक्षण हमको देखने को मिल जाएगा जब भी हम लेट ब्लाइट पोटैटो की बात कर रहे होंगे। तो जब भी हम लेट ब्लाइट पोटैटो की बात करें तो यहाँ पे सिम्टम्स की बात करेंगे। द डिजीज फर्स्ट अपीयर इन द टॉप ऑफ द प्लांट। देखो ध्यान देना, जब भी हम बात करते हैं कि सपोज करो ये अपना पौधा है, ये पौधा है अपना, ठीक है, किसका पौधा है सर, आलू सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है। यहाँ पे जब भी डिजीज कॉज होगा तो कहां से होगा सर, ये टॉप से कॉज करना स्टार्ट करे, पत्ती के एकदम टॉप वाले हिस्से से, या फिर बोले इसके मार्जिन वाले हिस्से से, पत्तियों के मार्जिन वाले हिस्से से कॉज करना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ इस तरह का, है ना, कुछ आपका इस तरह से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आपका टॉप से स्टार्ट होगा, मार्जिन से स्टार्ट होगा, और फिर ये अंदर की तरफ डाउनवर्ड ये क्या करेगा सर, मूव करना स्टार्ट करेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि पूरे प्लांट पे अपने इन्फेक्शन को, अपने साम्राज्य को फैला लेगा, ठीक। कौन, आपका फाइटोप्थोरा। और किस पे कर रहा है सर, सोलेनेसी फैमिली के मेंबर पे कर रहा है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी डिजीज होता है ये फर्स्टली कैसे अपेयर होता है सर, फर्स्टली अपेयरेंस की बात करते हैं तो फर्स्टली अपेयर होता है, अपेयर ऑन द टॉप ऑफ द प्लांट जनरली आफ्टर द ब्लूजिंग पीरियड। यानी कि ब्लूजिंग पीरियड मतलब क्या हुआ, जब आमतौर फूल लगते हैं पौधों में, उस दौरान इसकी ग्रोथ हमको देखने को मिलता है। कब, मोस्टली इन जनवरी मंथ, है, जनवरी के महीने में ये मोस्टली ये ग्रो हो रहा होता है। लो टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी, इसके पीछे का रीजन क्या है सर, तापमान बहुत कम होता है और नमी इस एनवायरमेंट बहुत ही ज्यादा होता है। लो टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी बहुत ही ज्यादा होता है, जिससे ये काफी ज्यादा फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड हो रहा होता है इस फंजाई के पैथोजन के ग्रोथ होने के लिए, ठीक है।
फंजाई या पैथोजन के ग्रोथ होने के लिए। तो सबसे पहले बात कि इसकी जो अपीयरेंस होता है वो कहाँ से होता है, प्लांट के टॉप से होने लगा स्टार्ट होता है या फिर मार्जिन से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे ये प्लांट की पूरी बॉडी तक पास होना स्टार्ट होता है। ये कब होता है सर, ड्यूरिंग द, जब यहाँ पे फूल लग रहे होते हैं पौधों में, फसल में, तभी ये स्टार्ट होता है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी। और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो काफी कम रहता है जनवरी में, आपको पता है सर, और ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा रहता है, जिससे इस फाइटोप्थोरा के ग्रोथ होने के लिए काफी ज्यादा यहाँ पे क्या होता है सर, ग्रोथ होने के लिए काफी ज्यादा यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड हो रहा होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इट में अपेयर हैज वेल इन द एनी टाइम ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड ऑफ द प्लांट। इसके अलावा कुछ ऐसे भी मेंबर्स होते हैं, कंडीशन ऐसा भी देखने को मिलता है कभी कभी कि भैया प्लांट हो गया है, प्लांट अब ग्रोथ हो रहा, अब उसमें कभी भी जनवरी नहीं, ऐसा नहीं कि जनवरी में ही ग्रो करे, नहीं, दिसंबर में भी ये लग सकता है, जनवरी में भी लग सकता है, जब प्लांट की ग्रोथ हो रही है उस दौरान भी इसके अंदर कंडीशन क्रिएट हो सकता है। दिस डिजीज मैक्स द अपीयरेंस एट द स्मॉल, यहाँ पे जो भी अपीयरेंस होगा कैसा होगा सर, कम होगा, डेथ हो जाता है सर, ब्राउनिश टू द पंकिश कलर एरियाज और द लेसिन। यहाँ पे क्या होता है सर, कलर जो ग्रीन कलर है वो क्या होगा सर, कलर अपीयरेंस चेंज होना स्टार्ट होगा, ब्राउन से पर्पल कलर, पर्पल ब्लैक कलर में हो जाएगा, पूरा गाढ़ा कलर का। जैसे कि आप, मेरे पास एक पौधा रखा हुआ है, उस पौधा का अगर हम थोड़ा सा देखें, कुछ इस टाइप का कलर आपको देखने को मिल जाएगा। देखो ये ब्राउनिश कलर आपको ध्यान से देखने को मिल रहा होगा, है ना, ये ब्राउनिश कलर देखने को मिल रहा होगा, तो होना हो यहाँ पे भी आपका ये कंडीशन क्रिएट हुआ होगा। ठीक, ये कंडीशन यहाँ पे भी कहीं ना कहीं क्रिएट हुआ। दिस अपीयर ऑन द टिप, ये कहाँ होता है सर, टिप पे होता है, और साथ ही साथ मार्जिन, लीफलेट के मार्जिन पे। आपको बताया सर यहाँ पे कि यह कहाँ पे होता है सर, टिप पे होता है और फिर ये मार्जिन पे होता है क्रिएट। ठीक है, और ये क्या होता है सर, धीरे धीरे पैक्ट्यूल्स पे लगता है और फिर स्टेम के अंदर चल जाता है। जब फेवरेबल कंडीशन होता है, जो लेजिन होता है वो रैपिडली इंक्रीज होता है उसके साइज में, है ना, और पूरे होल सरफेस पे, लीफ की पूरी सरफेस पे ये क्या होता है, अपने आप को फैला लेता है, अपने पूरे सरफेस को फैला लेता है। ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रखिए। The disease generally first attack the leaves and petioles near the ground and the lower surface of the leaflet on the individual plant। हिंदी में देख लेते हैं सर, यह बीमारी आमतौर पर सबसे पहले जमीन के पास की पत्तियां, सबसे पहले कहां लगेंगी सर, जो जमीन के पास वाली पत्तियां हैं, है ना, हिंदी में पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह बीमारी आमतौर पर सबसे पहले जमीन के पास वाली जितनी भी पत्तियां होती हैं उसमें होती हैं, और डंठलों और अलग अलग पौधे की जो पत्तियां होती हैं निचली सतह पर, उसमें ये पकड़ना स्टार्ट हो जाता है बीमारी। सबसे पहले जो जमीन के पास वाली जितनी पत्तियां होंगी उसमें होगा, फिर डंठलियों में आएंगी, स्टेम में आएंगी, ब्रांचिंग में आएंगी, और पूरे प्लांट में ये कॉज कर लेती हैं, और फिर ये ऊपर फैलती हैं, नीचे से वो ऊपर फैलना स्टार्ट हो रही होती हैं। आखिर में पत्तियों से तेजी से और बड़े पैमाने पर झुलसना रोग हो जाता, और धीरे धीरे क्या होता है सर, ये पत्तियां ऐसे दिखते रहती हैं कि जैसे लगता है कि पत्ती पेड़ को जला दिया गया है, पत्तियों को पूरा जला दिया गया है, झुलस गया है, इस टाइप का ये कंडीशन यहाँ पे शो हो रहा होता है। सूखे मौसम में झुलसी हुई पत्तियां मुड़ जाती हैं, और ये देखो ठंडी का मौसम है, अब उस दौरान क्या होता है सर कि पत्तियां जैसे झुलस जाती हैं तो ये क्या होते हैं, रोलिंग होना स्टार्ट होती हैं। ये क्या होते हैं सर, ये आपका रोलिंग होना स्टार्ट हो जाती है ड्यूरिंग द ड्राई वेदर कंडीशन में। ठीक है, जो लीफ होती है वो क्या होती है सर, कर्ली होना स्टार्ट हो जाती है फाइनली, और सिकुड़ जाती हैं, और क्या होती हैं सर, सिकुड़ जाती हैं। ये चीज आप ध्यान रखें, नमी वाली स्थिति में वे सड़ जाती हैं। अगर देखो ये लग तो रहा है, अब जहां इन्वायरमेंट सूखा वाला है, ह्यूमिडिटी कम है, सूखा है, ठीक है, जैसे जमीन वाला एरिया है, वहां पे क्या होगा, ये झुलसे हुए देखेंगी, कर्ली टाइप पे होंगी। जहां पे पानी मॉइस्चर ज्यादा होगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा, उस इन्वायरमेंट में क्या होगा, ये ऐसा दिखेगा सर, क्या ये आपको सड़ने टाइप का हो जाएगा और सड़ भी जाएगा। ठीक है, ये चीज, और एक खास तरह की खराब गंध छोड़ती है और अपने इन्वायरमेंट में सड़ने वाला स्मेल यहाँ पे सिक्रीट करना स्टार्ट कर देती हैं। ये चीज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है। ठीक है, तो क्या बताया गया कि जब भी ये पैथोजन कॉज करता है, तो जब भी पैथोजन कॉज करेगा तो यहाँ पे दो कंडीशन होगा कि सर ये जब भी कॉज करे तो प्लांट के जो नीचे वाले जो लीफ होंगे, ऐसे लीफ जो जमीन के कांटेक्ट में होंगे, उसमें ये सबसे पहले लगते हैं, और लगने के लिए भी क्या होता है, सबसे पहले अपर साइड में, फिर मार्जिनल वाले साइड पे लगते हैं, और धीरे धीरे पूरे प्लांट बॉडी पे
जाते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अगर कोई ये प्लांट जहाँ पे कॉज कर रहा है वहां पे ड्राई एरिया है, ड्राई एरिया इन द सेंस सूखा वाला एरिया है, वहां पे ये क्या होता है, इनकी पत्तियां कर्ली होना स्टार्ट हो जाती हैं, सिकुड़ने लगती हैं, और जहां पे ये नमी वाला ज्यादा एरिया होगा, मॉइस्चर वाला ज्यादा एरिया होगा, वहां पे ये सड़ना स्टार्ट हो जाता है और इन्वायरमेंट में एक गंदा दुर्गंध प्रवाहित करना स्टार्ट कर देता है। कौन? आपका ये डिजीज से। ठीक है, आगे देखेंगे नीचे की पत्तियों पे बने धब्बे फंगस पैरासाइट का एक नाजुक ग्रोथ दिखाई देता है, यानी कि जहां पे ये लेसिन बने रहेंगे लोअर लीफ पे, वहां पे डेलिकेट ग्रोथ हमको फंगस का, पैरासाइट का देखने को मिल जाता है, जो सफेद पाउडर जैसी परत के रूप में होते हैं। जैसे क्या होता है, उसको टच करेंगे तो वहां पे पाउडर व्हाइट कलर का कुछ ना कुछ लेसिन हमको वहां से निकल रहा होगा। ठीक है, इस पैथोजन के इट कंसिस्ट ऑफ द स्पोरेंजियोफोर एंड द स्पोरेंजिया ऑफ द पैथोजन पुशिंग आउट थ्रू द स्टोमेटा। और ये क्या होता है सर, स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है, और बढ़ते मौसम में ये बीमारी क्या होता है सर, ये स्टोमेटा से अंदर से बाहर निकलेगा, और जैसे ही बाहर निकलेगा तो हवा चल रहा है या फिर किसी भी के कांटेक्ट में आ रहा है तो वो फिर क्या होगा, बाहर फैलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। आगे बात करते हैं सर, इसकी रिप्रोडक्शन कैसी होती है, फाइटोप्थोरा की प्रजनन की प्रक्रिया कैसे होती है, अपने आप को कैसे फैला रहे होते हैं, कैसे अपने आप को अपने साम्राज्य को आगे बढ़ा रहे होते हैं। फाइटोप्थोरा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली, यानी कि जो फाइटोप्थोरा होते हैं ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एसेक्सुअल और सेक्सुअल, दोनों मोड में अपने आप को क्या करते हैं, अपने आप को फैला रहे होते हैं। पहला, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो बिटवीन द 3 and 10 days आफ्टर द इन्फेक्शन, कब होता है सर, 3 से 10 दिन के अंदर ये अपने आप को क्या कर रहे होते हैं सर, अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द इन्वायरमेंटल कंडीशन। किसके बेसिस पे अपने आप को कर रहे होंगे सर, इन्वायरमेंट के बेसिस पे, कि भैया वहां पे कितना टेम्परेचर कम है, कितना ह्यूमिडिटी ज्यादा है, इसके बेसिस पे अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं। स्पोरेंजियोफोर, या किसकी आवश्यकता पड़ती है सर, स्पोरेंजियोफोर की एमर्ज थ्रू द ओपनिंग, यानी कि स्टोमेटा टू द लीफ सरफेस, यानी कि यहाँ पे जो स्पोरेंजियोफोर होते हैं वो स्टोमेटा से क्या होता है सर, बाहर निकलते हैं और फिर अपने आप को रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर लेते हैं। जू स्पोरेंजिया और कोनिडिया डेवलप, काफी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट होगा सर, जू स्पोरेंजिया की बात कर लें या फिर कोनिडिया की बात कर लें, ये डेवलप करता है स्पोरेंजियोफोर के अंदर। कहां डेवलप करेगा सर, स्पोरेंजियोफोर के अंदर क्या करता है, अपने आप को डेवलप करता है, ये चीज ध्यान। आफ्टर द रीचिंग मैच्योरिटी, जब ये मैच्योरिटी हो जाएगा तो जू स्पोरेंजिया आसानी से ये ब्रेक होता है वहां से, और ब्रेक होने के बाद ये विंड के माध्यम से इन्वायरमेंट में क्या होगा सर, फैल जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा। जब भी जू स्पोरेंजियम की बात करते हैं तो जू स्पोरेंजियम के अंदर क्या क्या होता है सर, जू स्पोरेंजियम के अंदर मोटाइल जू स्पोर होता है। क्या होता है सर, जू स्पोरेंजियम के अंदर मोटाइल जू स्पोर होता है, जो कि यहाँ पे 2 फ्लैजिला यहाँ पे रहता है, जिसके मदद से क्या कर पाएगा सर, मूव कर पाएगा, मोटाइल हो पाएगा। ये जो फ्लैजिला होता है, ये फ्लैजिला क्या होगा सर, मूव के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। सर ये जो जू स्पोरेंजिया होता है ये जर्मिनेट कब करेगा, किस टेम्परेचर पे जर्मिनेट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। तकरीबन 20 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, इसमें इस टेम्परेचर में ये जो जू स्पोरेंजिया होगा वो आसानी से ग्रो कर जाएगा, है ना, जर्मिनेट कर जाएगा। और अगर इनडायरेक्टली टेम्परेचर की बात करते हैं तो अगर टेम्परेचर इससे कम रहा, यानी कि 12 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, उस दौरान भी अपने आप को क्या कर पाएगा सर, ये अपने आप को ग्रोथ कर पाएगा, जर्मिनेट कर पाएगा। यानी कि टेम्परेचर का डायरेक्टली टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री मिल रहा है तभी भी ग्रो कर जाएगा, या फिर इनडायरेक्टली टेम्परेचर मिल रहा है 12 से 16 डिग्री, तभी भी अपने आप को क्या करेगा सर, आसानी से ग्रो कर पाता है। ऑन लीफ एंड स्टेम्स, हम किसकी बात करते हैं सर, लीफ और स्टेम की बात करते हैं। लीफ और स्टेम की बात करते हैं तो यहाँ पे जो जर्म ट्यूब होता है वो डायरेक्टली पेनिट्रेट करता है एपिडर्मिस पे। कहां पेनिट्रेट करेगा सर, एपिडर्मिस पे पेनिट्रेट करेगा। लीफ और स्टेम पे जो जर्म ट्यूब होता है वो डायरेक्टली पेनिट्रेट करता है किस पे, स्टेम और लीफ के एपिडर्मिस के अंदर। एंड जो ट्यूब होगा वो जर्मिनेट कर जाएगा लेंटिकल्स में या फिर वॉन्डेड के फॉर्म में, है ना, एक ट्यूब के फॉर्म में क्या होगा, वहां पे जर्मिनेट करना स्टार्ट कर जाता है। तो ये बात इसकी, आप जर्मिनेशन के बारे में ध्यान रखिएगा। अगला आता है सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल यानी कि प्रेजेंट यहाँ पे क्या बनेगा सर, गैमिट का फॉर्मेशन होगा। और गैमिट का कैसे बनेगा, जब माइसिलिया, आपको पता है सर फंजाई में क्या होता है सर, माइसिलिया होता है। माइसिलिया कई सारे ग्रुप ऑफ माइसिलिया बनते हैं, और हाइपा माइसिलिया, है ना, ये सब आपको पता था, फंजाई में कंडीशन ग्रोथ हो रहा होता है।
तो हम इसकी फंजाई फाइटोप्थोरा की बात करते हैं तो इसकी जो माइसिलिया होता है वो डिफरेंट मैटिंग टाइप के होते हैं, अलग अलग मैटिंग टाइप के आपको माइसिलिया देखने को मिलता है फंजाई के अंदर। जनरली इसको हम क्या बोलते हैं, किस नाम से, A1 और A2 के नाम से जानते हैं, जो कि ग्रो एक साथ कर रहे होते हैं, जो कि एक साथ यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलता है। द ऊगोनियम जो होता है, ये ऊगोनियम फर्टिलाइज करता है एंथीडियम में और फिर क्या देगा सर, डिप्लॉयड थिक वॉल स्पोर का फॉर्मेशन करा रहा होता है, डिप्लॉयड थिक वॉल स्पोर का फॉर्मेशन करा रहा होता है और फिर फाइनली ये जर्मिनेट करता है। जर्मिनेट करने के बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसे ये अपने आप को पार्टिसिपेट करता है रिप्रोड्यूस करने के लिए। आगे बात करते हैं सर इसकी जो डिजीज की लाइफ साइकिल कितनी होती है। डिजीज की लाइफ साइकिल की बात करते हैं सर, यहाँ पे इसकी लाइफ साइकिल कितने फॉर्म में चलती है, तो यहाँ पे जो फंगल, यहाँ पे जो फंजाई होता है ये ओवर विंटर के दौरान, मतलब जनवरी फरवरी के आसपास में ये अपने आप को डोमिनेंट माइसिलियम के फॉर्म में, इन्फेक्टेड ट्यूब के फॉर्म में हमको देखने को मिल जाते हैं। यहां देख सकते हो यह फंगल इन्फेक्टेड कंदों में डोमिनेंट माइसिलियम के रूप में सर्दियों में रहता है। यह बीमारी बीज वाले कंदों, यानी कि जितने भी सीड वाले प्लांट्स होते हैं जैसे या फिर पिछली फसल के बाद जमीन में बची हुई इन्फेक्शन के कंदों में अंकुरित के समय एक्टिवेट हो जाता है। ये बेसिकली सीड में भी रह सकता है या फिर सपोज करो हम फसल को काट लिए हैं, उस फसल कटने के बाद जो जमीन के अंदर जो मिट्टी, मतलब मिट्टी में भी अपने आप को सर्वाइव कर सकता है ना, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। एक्टिव उस समय भी ये अपने आप को एक्टिवेट माइसिलियम स्वस्थ अंकुरों में हमला करता है और ये क्या करेगा, ये एक्टिवेट माइसिलियम जो होता है ये सॉइल में भी रहता है, सीड में भी रहता है। जैसे यहाँ पे कोई नया हेल्दी प्लांट या हेल्दी सेल देखने को मिलता है, ये उस पर क्या होता है सर, उस पर हावी हो जाता है और उसको इन्फेक्शन कॉज करना स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले हम बात करें सर प्राइमरी इन्फेक्शन, किसकी बात करें सर, प्राइमरी इन्फेक्शन, यानी कि प्राथमिक इन्फेक्शन ये कहां देखने को मिलाता है। सबसे पहले प्राइमरी इन्फेक्शन की बात करें, द थिक वॉल रेस्टिंग ऊ स्पोर, किसकी बात करें सर, थिक वॉल रेस्टिंग ऊ स्पोर आर द सोर्स ऑफ द प्राइमरी इन्फेक्शन। किसका ये सोर्स होता है सर, प्राइमरी इन्फेक्शन का सोर्स होता है कौन, थिन वॉल ऊ स्पोर, थिक वॉल ऊ स्पोर, ठीक है। एट द टाइम ऑफ द प्लांटिंग, किसकी बात कर रहे हैं सर, प्लांटिंग के दौरान, द oospore germinate and the germ tube into the terminal sporangia। जब इसको हम बुआई करा रहे होते हैं, बुआई के दौरान जो oospore होता है वो जर्मिनेट करता है और जर्म ट्यूब टर्मिनल स्पोरेंजिया हमको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो कंटेंट होता है स्पोरेंजिया का वो डिवाइड होता है किसमें, इन द फॉर्म ऑफ oospore, है ना, जो oospore में डिवाइड होता है। यहाँ पे जो इन्फेक्टेड साउटेड एमर्ज होता है ये ग्राउंड के ऊपर प्रोड्यूस होता है सूट वाले कंडीशन में माइसिलियम, और फिर ये अपने आप को एब्जॉर्ब करते हुए वहां पे अपने आप को ग्रो कर लेता है। अब ये देखो ऑप्टिमम टेम्परेचर में या कह लें सर ऑप्टिमम ह्यूमिडिटी में, ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑप्टिमम ह्यूमिडिटी माइसिलियम में ये क्या करता है सर, ब्रांच से पुश करके बाहर निकलता है स्पोरेंजियोफोर, और फिर कहां से निकलता है सर, स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकलता है और विंड के साथ ये पूरे इन्वायरमेंट में डिस्पर्स हो जाता है। यहाँ पे जो थिन वॉल वाइवर्ड जो होता है वो लेमन शेप का यहाँ पे ओवरीज स्पोरेंजिया का देखने को मिलता है, जो कि एपिक्वेटेड टिप पे होता है, बोन ग्रो कर रहा होता है, जहां पे स्पोरेंजिया क्या होता है वहां पे ब्रांचेस पे देखने को मिलता है, ठीक। तो इसके माध्यम से अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहा होता है। आगे बात करते हैं, जैसे ये होस्ट पे पहुंचता है स्पोरेंजिया तो वहां पे जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देता है। कहां से जर्मिनेट करेगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ये जर्मिनेट करना स्टार्ट करेगा इसके लीव्स से, पत्तियों से ये क्या करेगा सर, जर्मिनेट करना स्टार्ट करेगा। और आपको बताएं सर जर्मिनेट करता है कैसे करता है सर, सबसे पहले टिप पे जर्मिनेट करेगा, फिर इसके मार्जिन पे जर्मिनेट करता है ना, टिप से मार्जिन पे ये जर्मिनेट करना स्टार्ट कर जाता है। तो यहाँ पे दो टाइप का जर्मिनेशन होता है, पहला डायरेक्ट जर्मिनेशन और दूसरा इनडायरेक्ट जर्मिनेशन। इनडायरेक्ट जर्मिनेशन क्या होता है, जब कूल मॉइस्ट होता है, यानी कि जो ठंडा वाला कंडीशन होता है वहां पे स्पोरेंजिया फंक्शन कर रहा होता है सर स्पोरेंजियोफोर की, है ना, जो स्पोरेंजियोफोर में ये अपने आप को कंडीशन को क्रिएट कर रहा होता है, जिसके माध्यम से अपने आप को ग्रो करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे जब भी हम कूल मॉइस्चर की बात करते हैं, आप देख सकते हैं ठंडे नमी वाले मौसम में स्पोरेंजिया, है ना, की तरह ये काम कर रहा होता है। ये किसके तरह काम कर रहा होता है, बाइफ्लैजिलेटेड जो स्पोरेंजिया की तरह ये काम कर रहा होता है। और स्पोरेंजियम का जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो 8 हम बोलेंगे सर 8 बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर में क्या होता है सर, डिवाइड हो जाता है। 8 बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर में ये क्या होता है सर, अपने आप को डिवाइड कर लेता है।
यहाँ पे जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है इसके जर्मिनेट करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, 12 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। किसका? यहाँ पे जब भी अपने आप को जर्मिनेट कर रहा है उस दौरान यहाँ पे जो जू स्पोर होता है वो लिबरेट कर जाता है सर अलग अलग ग्रुप में लिबरेट करता है, जिसके माध्यम से ये पोर पे जर्मिनेट करेगा, रैप्चर करेगा एपिकल पैपिला में। कहाँ रैप्चर करेगा सर? एपिकल पैपिला में अपने आप को रैप्चर करना स्टार्ट करता है। यहाँ पे जो भी रिलीज जू स्पोर होता है, ठीक, ये एक्टिवेट होता है सर रेन वाटर के दौरान या फिर ठंड ड्यू में, और रेस्टिंग के दौरान ये क्या होता है सर? बाहर निकल रहा होता है। ठीक, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट जर्मिनेशन की बात करते हैं, वो था इनडायरेक्ट, और ये बात कर रहे हैं सर डायरेक्ट। अंडर ड्राई एंड द वार्मर कंडीशन, कब की बात करें सर? ड्राई वाला कंडीशन है या फिर वार्म वाला कंडीशन है, यानी सूखे और गर्म हालात में, है ना, कंडीशन में यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई भी जू स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होता है ना, किसी भी टाइप का कोई भी जू स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होता है। स्पोरेंजियम जो होता है वो फंक्शन होता है कोनेडियम का, स्पोरेंजियम जो फंक्शन करेगा हैज लाइक कोनेडियम का, और डायरेक्टली पुट आउट द यहाँ पे डायरेक्टली पुट आउट करेगा सर यहाँ पे क्या? जर्म ट्यूब को बाहर यहाँ पे निकालेगा इन द फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड, इन द फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड के फॉर्म में अपने आप को बाहर निकाल रहा होता है। यहाँ पे डायरेक्ट जर्मिनेशन करने के लिए यहाँ पे जो ऑप्टिमम टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है वो कितना होता है सर? डायरेक्ट टेम्परेचर का 20 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड, और इनडायरेक्ट के लिए 12 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों का टेम्परेचर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डायरेक्ट टेम्परेचर में ये कितने, डायरेक्ट अगर जर्मिनेशन हो रहा है तो टेम्परेचर की क्या आवश्यकता पड़ेगी? तो बताओगे सर डायरेक्ट में 20 से 24 और इनडायरेक्ट में आप 12 से 16, ये आपको कंडीशन यहाँ पे बताने की कोशिश करोगे। हम बात करेंगे सब सेकेंडरी इन्फेक्शन कैसा होता है। प्राइमरी इन्फेक्शन हो गया, अब सेकेंडरी इन्फेक्शन। सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या होता है कि जब भी इन्फेक्शन ये कॉज कर रहा होता है तो क्या प्रोड्यूस करेगा? कहाँ सरफेस पे? लीफ के सरफेस पे ये प्रोड्यूस करेगा एंटायर ऑफ द होस्ट टिश्यू, होस्ट के टिश्यू के अंदर ये अपने आप को एंटायर कर रहा होता है। इस दौरान क्या होता है सर? स्ट्रोमा से ये बाहर निकलेगा, लेकिन ये पेनिट्रेट डायरेक्टली कर रहा होगा क्यूटिकल्स में। कहां पेनिट्रेट कर रहा होगा सर? डायरेक्टली ये पेनिट्रेट कर रहा होगा क्यूटिकल में बाय द पेनिट्रेशन हाइफा। किसके मदद से पेनिट्रेट करेगा? तो इंपॉर्टेंट है, हाइफा के मदद से। उस हाइफा का नाम क्या होगा? तो पेनिट्रेशन हाइफा उसका नाम होता है, जो कि एप्रोस्पोरियम में देखने को मिल जाता है। लोअर सरफेस लीफ की बात करते हैं। लोअर सरफेस ऑफ द लीफ इज द सब्सटेबल टू द पैथोजन। ये किससे होता है सर? पैथोजन से सब्सटेबल होता है। यहाँ पे इन्फेक्टेड जो लीफ होता है ये प्रोड्यूस होता है अनदर स्पोरेंजिया से, जो कि कैरी करता है सर क्या? जो कैरी करता है बाय द विद हेल्प ऑफ द विंड, और ये प्लांट के हेल्दी प्लांट के साथ ये क्या होता है सर? इन्फेक्टेड कर जाता है, जिससे ये सेकेंडरी इन्फेक्शन यहाँ पे कॉज होना स्टार्ट हो जाता है। खैर ये इतना नहीं है, और इसका फाइनली रिजल्ट ये मिलता है कि जो भी डिजीज था वो स्प्रेड हो चुका है ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन के दौरान ये अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया एंड स्प्रेड क्विकली, है ना। और ये ऑल ओवर द, जब तक ये ठंडा वाला मौसम रहेगा, वेट नाइट रहेगा, ये अपने आप को आराम से ये ग्रोथ कर रहा होता है लो टेम्परेचर में और हाई ह्यूमिडिटी में स्प्रेड होता है। अब यहाँ पे बात करें कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पे हैं। फैक्टर्स की बात करते हैं जिसके माध्यम से ये आसानी से ग्रो कर पाएगा। तो पहला वही हम बात करें सर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, है ना। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि ये फाइटोप्थोरा आसानी से ग्रो कर जाए। सबसे पहले हम टेम्परेचर की बात करेंगे। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द लेड ब्राइट इज द 18 to 22 डिग्री सेंटीग्रेड। जब ये इन्वायरमेंट का तापमान जब 18 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, उस कंडीशन में, उस इन्वायरमेंटल कंडीशन में आसानी से ग्रो कर जाता है। आसानी से ग्रो कर जाने इन द सेंस इनकी ग्रोथ हमको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे जो पैथोजन होगा ये कूल होता है और डैम्प कंडीशन पे ग्रो होता है। इफ द टेम्परेचर इज अबव द 30 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर किसी कंडीशन में टेम्परेचर 30 डिग्री से ऊपर हो गया तो यहाँ पे भी ये ग्रो कर सकता है पैथोजन इन द अनेबल टू इन्फेक्ट द होस्ट प्लांट। इस दौरान क्या होगा सर? ग्रो करेगा, लेकिन ये प्लांट को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, है ना। जितना इन्फेक्शन आपके 18 से 22 डिग्री में ये कर रहा था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे हम एक कंक्लूजन ये निकला कि भैया यहाँ पे हमको क्या चाहिए सर? लो टेम्परेचर चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए? लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ये चीज हो गया। आगे अगला हम बात करें ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी में बात करते हैं सर क्या पे यहाँ पे कैसी ह्यूमिडिटी चाहिए सर? हाई ह्यूमिडिटी चाहिए। क्या चाहिए सर? हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, यानी कि नमी क्या चाहिए सर? हाई चाहिए। और कितना चाहिए? मोर देन 90% यहाँ पे ह्यूमिडिटी रहेगा तो ये आसानी से ग्रो कर जाएगा।
ठीक है, तो आसानी से क्या होगा सर, इसकी ग्रोथ देखने को मिलती है ह्यूमिडिटी कंडीशन में, रिलेटिवली द ह्यूमिडिटी मोर देन द 90 डिग्री सेंटीग्रेड, 90 सेंटीग्रेड, 90%। अगला अगला आता है सर कंट्रोल मैनेजमेंट। इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और इसको कैसे हम मैनेजमेंट कर सकते हैं जिससे जो भी आलू का फसल लगा है वो खराब ना हो, हम उसको बचा पाए। ठीक है, और खराब ना हो, अगर वो खराब वाला इन्फेक्शन वाला आलू किसी को खिलाते हैं तो लोगों की डेथ ना हो। इससे कौन कौन सी हम इस्तेमाल कर सकते हैं? सबसे पहले सीड का सिलेक्शन करना है ना, हम ऐसे सीड का सिलेक्शन करें जो जिसमें क्या हो सर, किसी भी टाइप का कोई भी पैथोजन यहाँ पे ना हो, किसी भी टाइप का कोई पैथोजन ना हो, उस सीड का हम इस्तेमाल करें। द सीड और द सीड ट्यूबर मस्ट बी द फ्री फ्रॉम द डिजीज। ऐसे सीड का इस्तेमाल करें जो कि बीमारी इसमें इन्फेक्शन ना कॉज हुआ हो, दैट रिक्वायर द स्ट्रिक्ट सीड और द ट्यूब इन्फेक्शन। यहाँ पे जो भी होगा सीड, अगर वहां पे अगर हम क्या करते हैं सर, यहाँ पे अगर हम डिजीज फ्री सीड का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे जो भी अपना प्लांट ग्रो करेगा वो आसानी से इसको ग्रोथ हो पाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। स्टोरेज की बात करते हैं तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से या फिर इसको बिलो, हम जहां भी इस आलू को, जहां भी हम पोटैटो को स्टोर करके रखें, टमाटर को स्टोर करके रखें, वहां पे तापमान 40 से के आसपास में ये तापमान होना चाहिए जिसपे आराम से ये मतलब इसमें आपका जो भी फाइटोप्थोरा है वो ग्रो ना कर पाए। स्टोरेज ऑफ द पोटैटो ट्यूबर्स और द टोमेटो इन द कोल्ड स्टोरेज रिड्यूस द प्रोसेस ऑफ द डिजीज, है ना। स्टोरेज जो जो स्टोर करने वाला जगह होता है वहां पे भी उनको ध्यान रखना होता है। ग्रोइंग डिजीज की बात करते हैं, रेजिस्टेंस वेराइटी, ग्रोइंग द रेजिस्टेंस वेराइटी विल बी द इंक्रीज इन द ऑप्टिमम टू द कॉम्बैट ए डिजीज। ठीक है, यूजिंग ऑफ द फंगिसाइड्स, हम समय समय फंगिसाइड इस्तेमाल करें जिससे फंजाई वहां पे ग्रो ना कर पाए, फंजाई वहां पे ग्रो ना कर पाए, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। द कंट्रोल ऑफ द ब्लाइट्स इज द अकम्पाइज बाय द अप्लाइंग द फंगिसाइड्स, हम वहां पे उसको फंगिसाइड देंगे तो बिफोर इन्फेक्शन, तो उससे क्या होगा सर, यहाँ पे जो भी डिजीज है यहाँ पे कॉज नहीं हो पाएगा। अब हम यहाँ पे फंगिसाइड किसके किसके माध्यम से दे सकते हैं सर, तो स्प्रेइंग करके, डस्टिंग के फॉर्म में छिड़काव करके दे सकते हैं, या फिर हम लिक्विड के फॉर्म में छिड़काव कर दें, सॉलिड के फॉर्म में स्प्रे कर दें पाउडर, या फिर हम उसको स्प्रे कर दें। द बेस्ट मेथड टू कंट्रोल द टाइमली एंड रिपीटली द फॉलिजेस, स्प्रे द शेड्यूल विद द कॉपर फंगिसाइड। किसके माध्यम से? कॉपर फंगिसाइड्स का हम क्या करें, यहाँ पे छिड़काव करें, स्प्रे करें, जिसके माध्यम से यहाँ पे क्या होगा सर, वो फंजाई पैथोप्थोरा ग्रो नहीं कर पाएगा। डस्टिंग की बात करते हैं तो डस्टिंग द फॉलिएज विद द कॉपर लाइमिंग डस्ट मोर इफेक्टिव इन द कंट्रोलिंग द पैथोजन। हम यहाँ पे इसकी डस्टिंग करेंगे, है ना, डस्टिंग करने के माध्यम से भी क्या कर पाएंगे, इसको हम आसानी से कंट्रोल कर पाते हैं। सैनिटेशन, साफ सुथरा रखें, आसानी वहां पे अपनी खेतों को या फिर जहां भी सीड को स्टोर करके रख रहे हैं वहां पे एकदम साफ सुथरा करके रखें जिससे वहां पे ये पैथोजन ग्रो ना कर पाए। डिस्ट्रक्शन और द प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द पोटैटो ट्यूब्स फ्रॉम द पिथ एंड द स्टोर हाउस इज वन ऑफ द प्रैक्टिकल मेथड, यानी कि जहां भी स्टोर हाउस है उसको हम साफ सुथरा करके रखें। अगला सर ट्यूब ट्रीटमेंट बिफोर द स्टोरेज, है ना, जो ट्यूबर्स हैं उसको हम क्या कर पाए सर, समय समय पर उसको हम ट्रीट कर पाए, है ना, क्लोराइड सोल्यूशन से उसको हम क्या करें, 90 मिनट तक स्टोर करने से पहले उसमें क्या करें, क्लोराइड सोल्यूशन में उसको डीप करें, फिर उसको स्टोर करने के लिए रख दें। तो आप कितने समय तक के लिए? 90 मिनट के लिए। तो ये भी चीज आपका इंपॉर्टेंट है। और इस तरह होता है सर आपका लेड ब्लाइट पोटैटो खत्म। आई होप कि यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी, किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी नहीं होगा कि सर लेड ब्लाइट पोटैटो किससे कॉज होता है। यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट है सर, किससे कॉज होता है, तो फंगिसाइड होता है, फाइटोप्थोरा होता है। ग्रो होने का प्रिंसिपल क्या है, तो यहाँ पे आप बताओगे सर ग्रो होने का जो कंडीशन है वो लो टेम्परेचर है, हाई ह्यूमिडिटी है, ये चीज ध्यान रखिएगा। कैसे ग्रो करता है, क्या का कंडीशन है, वो सारी चीज हम लोग बात पे यहाँ पे कर लिए हैं। ठीक है, इसको प्रिकॉशन कैसे, इसको बचाव कैसे कर सकते हैं, ये भी चीज हम लोग देख लिए। अब देखो, अब ध्यान देने वाली बात होगी सर, आप लोग जितने तक क्लास में अभी तक जुड़े थे सभी लोग क्लास में अटेंडेंस लगा देंगे। अटेंडेंस लगाने का मतलब है क्लास में एक लाइक लगा देंगे और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर देंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लास को एंड मत कीजिएगा, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है जिससे आप ज्वाइन हो जाइए। और आप ये देखोगे सर आपका जो भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है ना, इन क्लास के शेड्यूल का, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको उसी ग्रुप में बताई जाएंगे। सर क्लास कब लाइव हो रही है, क्लास कब प्रैक्टिस क्लासेस चल रही हैं, या फिर जो भी चीज वन शॉट कब चल रही है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे दिए जाएंगे। तो आप समय से पहले आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो आप टाइमली क्लास में ज्वाइन हो पाओगे। इसलिए ग्रुप से ज्वाइन हो जाओ। तीसरी बात, अभी तक जितने बच्चे बैच से नहीं जुड़े हो, आप कोशिश करो, अभी भी 10 दिन का समय है, आप बैच से ज्वाइन हो जाओ। क्योंकि
जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, चाहे वो थ्योरी लिखने वाली बात की जाए या फिर हम एमसीक्यू की बात करें। तो आपकी सारथी बैच स्टार्ट है और खत्म होने के कगार पे है अपना बैच, यानी 7 यूनिट तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 8वीं यूनिट स्टार्ट है, उसमें 4 से 5 दिन में आपका वो भी सिलेबस क्या होगा सर खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं, प्रैक्टिस पेपर भी कर रहे हैं, 6 यूनिट तक हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, बचा 3 यूनिट जो है उसकी भी प्रैक्टिस हम लोग बहुत जल्द करने वाले होंगे 1 शॉट के साथ, ठीक है। तो चाहे जूलॉजी की, बॉटनी की, केमिस्ट्री की आपको कोई भी डाउट होगा आप यहाँ से जुड़ सकते हो, अपने बैच से ज्वाइन हो सकते हो, है ना। 5,599 आपका बैच प्राइस है, लेकिन हो सकता है यहाँ पे डिस्काउंट ऑफर चल रहा हो, लेकिन बहुत सारे डिस्काउंट ऑफर चले तो मे भी अब आपको डिस्काउंट मिले, लेकिन एक बार इस्तेमाल कर लीजिए गुरुकुल 10 बिना स्पेस के साथ, हो सकता है आपको डिस्काउंट मिल जाए 10% का। और इसमें आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी बता दी गई है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपने तैयारी को और मजबूत बनाते रहिएगा। धन्यवाद।